हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के लिए क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए आईबीसी सीआईबी बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है ये, ठीक है। यह छोटा अनाउंसमेंट करना है। क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके लिए बड़े काम का चीज़ है वो। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है और ये दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, यानी ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज उनके लिए बहुत ही फायदा, जहाँ बहुत ही कम समय बचा आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए। मात्र 22 घंटे में आप पर पेपर, मैं बोल रहा हूँ पर पेपर, आप कंप्लीट कर पाएंगे। यानी अगर एक दिन भी अगर आप समय देते हैं तो इस पेपर को कंप्लीट किया जा सकता है। दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा डिटेल ज़्यादा होता है, इसको अगर आप करेंगे तो इसके लिए 5 दिन का समय आपको देना होगा, ठीक है। तो ये आपकी कोर्स कंप्लीट हो पाएगी। यहाँ पे करेंगे अगर शॉर्ट टर्म कोर्स वीडियो कोर्स तो 55% से 60% आराम से आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो करेंगे तो 75% नंबर आ जाएगा आपको। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 से क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट है। नोट से वैलिडिटी की बात करें 6 महीने की वैलिडिटी, और यहाँ जो वैलिडिटी की बात करेंगे यहाँ हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। एबीएम बीएफएम रिटेल बैंक तीनों पेपर में से कोई पेपर करेंगे दाम है 1000 रुपये, यहाँ तीनों पेपर में से कोई पेपर करेंगे दाम है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम है 1700 रुपये, यहाँ दाम है 2700 रुपये। यहाँ कॉम्प पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे इसके दाम है 2300 रुपये, इसके दाम है 3500 रुपये। सबसे पहला सवाल देखते हैं, एनआरओ अकाउंट कैन बी ओपन एज, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं। पहला पॉइंट दिया है सेविंग, दूसरा पॉइंट दिया है करंट, तीसरा पॉइंट दिया है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है आपका 1 and 3, सी ऑप्शन 2 and 3, डी ऑप्शन 1 2 and 3। हम सवाल कर रहे हैं कि एनआरओ अकाउंट को किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपको बताना होगा इस केस में। तो एनआरओ अकाउंट को आप सेविंग अकाउंट में के रूप में भी ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट के रूप में भी ओपन कर सकते हैं, और फिक्स डिपॉजिट के रूप में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 में ये, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ एनआरई अकाउंट। अब सब स्टेटस क्या होगा, टैक्सेबिलिटी यानी टैक्स लगेगा क्या, किस संबंध की बात कर रहे हैं हम, एनआरई अकाउंट के बारे में। ये ऑप्शन है इनकम अर्नड इन द अकाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। बोलता है जो भी आप कमाई कर रहे हो अकाउंट में आ रहा है वो एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से, यानी इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं आपको, ठीक है। बी ऑप्शन है बैलेंसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स। अब बोलता है जो बैलेंसेज आपको लगेगा, जो बैलेंसेज है वो एग्जेम्प्ट होती हैं वेल्थ टैक्स से। सी ऑप्शन है टैक्सेबल, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। चूंकि यहाँ पे जब एनआरई अकाउंट आ जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इस तरह के अकाउंट में आपका इनकम टैक्स जो है बिल्कुल एग्जेम्प्टेड होता है। जो भी आप कमाई कर रहे हो, जो भी इनकम अर्न कर रहे हो अकाउंट में, जो भी आपका पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो भी पैसा अकाउंट में पड़ा वो इनकम टैक्स फ्री है यानी एग्जेम्प्टेड है वो। बैलेंसेस जो वेल्थ, आपका जो बैलेंस है अकाउंट में उससे कोई वेल्थ टैक्स अगर आपको क्रिएट होता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। तो दोनों एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी, ठीक है, ऑफ इन केस ऑफ एफ सी एन आर बी अकाउंट। अब हम बात कर रहे हैं एफ सी एन आर बी अकाउंट में क्या स्टेटस हो जाएगा टैक्सेबिलिटी की। तो ए ऑप्शन है इनकम अर्नड इन द अकाउंट्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है इसका इनकम। जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो इनकम टैक्स से वो क्या है एग्जेम्प्टेड है। बी ऑप्शन बैलेंसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स, बैलेंसेज जो भी होगी वो क्या होगी एग्जेम्प्टेड होगी, कहाँ से होगी वेल्थ टैक्स से। अब बताओ आप। और सी ऑप्शन है टैक्सेबल, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं हम, डी ऑप्शन है बहुत ए एंड बी। अब बताइए क्या होगा इस तरह का सिचुएशन जब भी आएगा जहाँ हम स्टेटस की बात कर रहे हैं टैक्सेबिलिटी के एफ सी एन आर बी अकाउंट का। जो इनकम अर्न करते हैं एग्जेम्प्टेड होता है इनकम टैक्स से, बिल्कुल सही बात है। बैलेंसेज होगी वेल्थ टैक्स से भी एग्जेम्प्टेड होंगे, ये भी सही बात है। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ एनआरओ अकाउंट। हम स्टेटस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टैक्सेबिलिटी टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा अगर वो एनआरओ अकाउंट है, हाँ, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट है। ए ऑप्शन हो जाएगा इनकम अर्न इन द अकाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी जो भी आपकी इनकम आ रही है आप कमा रहे हो अकाउंट में वो क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से, ये बोल रहा है। बी ऑप्शन है बैलेंसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ अकाउंट, वेल्थ टैक्स, बैलेंसेज जो होगी वो भी एग्जेम्प्टेड होंगी कहाँ से वेल्थ टैक्स से। सी ऑप्शन है टैक्सेबल, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में हो जाएगा चाहे एनआरओ अकाउंट के केस में जो भी आप कमाई करते हो वो टैक्सेबल होता है, डेट इज़ ये भी टैक्सेबल है और ये भी वेल्थ अकाउंट, वेल्थ से भी जो भी बैलेंसेज आपका वेल्थ टैक्स के लिए था वो भी टैक्सेबल है, यानी दोनों के दोनों ही टैक्सेबल है। सही ऑप्शन हो जाएगा टैक्सेबल, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 5, कैन इंडिविजुअल ऑफ बांग्लादेश नेशनलिटी हैव एन अकाउंट इन इंडिया।
बोलता है जो इंडिविजुअल है बांग्लादेश के, ठीक है, जो नागरिक है बांग्लादेश के, तो क्या उनको भारत में अकाउंट खोल सकते हैं? ठीक है, सवाल ये है, अकाउंट ओपन कर सकते हैं भारत में? ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है यस विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है यस इफ होल्डिंग ए वैलिड वीजा एंड वीजा वैलिड रेजिडेंशियल परमिट इशूड बाई एफ आर आर ओ कंसर्न्ड। बोलते हैं बिल्कुल खोल सकते हैं अगर आपके पास वैलिड वीज़ा हो, रेजिडेंशियल परमिट हो जो कि इशू की जाती है एफ आर आर ओ कंसर्न से। डी ऑप्शन है नहीं, नो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के निवासी हैं तो आपका अकाउंट बिल्कुल खुल सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। खाली आपके पास क्या होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, वैलिड रेजिडेंशियल परमिट होनी चाहिए, है तब खोल सकते हो। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन ए इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान नेशनलिटी हैव एन अकाउंट इन इंडिया? क्या जो नागरिक है अगर वो पाकिस्तानी मूल का यानी पाकिस्तान का नागरिक है तो क्या भारत में अकाउंट खोल सकता है? ए ऑप्शन हो जाएगा यस बिल्कुल, बी ऑप्शन हो जाएगा यस विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, आरबीआई से मंजूरी लेने के बाद खोल सकते हैं। सी ऑप्शन है यस इफ होल्डिंग ए वैलिड वीजा एंड वैलिड रेजिडेंशियल परमिट इशूड बाय एफ आर आर ओ कंसर्न। बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई ऐसा मतलब दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बोलना चाहता है वैलिड वीज़ा हो और वैलिड रेजिडेंशियल परमिट हो तो डी जो कि इशू किया जाएगा एफ आर आर ओ कंसर्न से। डी ऑप्शन है नो, नहीं। देखिए भारत का संबंध पाकिस्तान से खराब चल रहा है, इसलिए भारत ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है। आप ऐसे ही आके अकाउंट नहीं खोल सकते हो। अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पे बिल्कुल अप्रूवल लगेगा आरबीआई से, अगर आरबीआई अप्रूव करेगी तभी अकाउंट खुलेगा आपका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु कैन ओपन ई ई एफ सी अकाउंट? अब सवाल है कि कौन ओपन कर सकता है यहाँ पे ई ई एफ सी अकाउंट को। पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है इंडिविजुअल, दूसरा पॉइंट है कंपनी, तीसरा पॉइंट है ऑल कैटेगरीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सारी कैटेगरीज जो फॉरेन एक्सचेंज के हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 and 2, बी ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3, सी ऑप्शन आएगा 2 ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1 2 and 3। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में। देखिए जब हम बात कर रहे हैं ई ई एफ सी अकाउंट तो कोई भी खोल सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनीज हो, या किसी भी कैटेगरी का है, मतलब ऑल मतलब कोई भी कैटेगरी का, सारे कैटेगरी के फॉरेन एक्सचेंज जनरल्स भी खोल सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, हाउ मच कैन बी क्रेडिटेड इनटू एन ई एफ सी अकाउंट? कितना हम पैसा क्रेडिट कर सकते हैं ई ई एफ सी अकाउंट में? ठीक है, ए ऑप्शन है 50% फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स, बी ऑप्शन है 75% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, सो ए ऑप्शन है 50% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का, यानी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 50%। बी ऑप्शन है फिर 75% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का, सी ऑप्शन है 100% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का, डी ऑप्शन है 100% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स प्रोवाइडेड द सम टोटल ऑफ द accruals in the account during a calendar month should be converted into rupees on or before the last day of succeeding calendar month after adjusting for utilization of the balances for approved purposes or forward commitments। यहाँ बोलता है 100% अपने एक्सचेंज की अर्निंग्स को आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बताना होगा जो टोटल आपका एक्रूअल जो जमा राशि होगी अकाउंट में एक कैलेंडर मंथ में यानी 30 दिन में, उसको कन्वर्ट करना होगा रुपए में, या फिर ठीक है, या फिर लास्ट डे जो सक्सेडिंग कैलेंडर मंथ का होगा जहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा क्या पर्पज़ के यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बैलेंस को, जो भी अप्रूव्ड होना चाहिए। देखिए अप्रूव्ड पर्पसेस के लिए तो आप उस चीज़ के लिए कर सकते हो, या कोई आने वाला कोई कमिटमेंट है उसको पूरा करना हो, डॉलर में पेमेंट करना उसके लिए कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द परमिशेबल क्रेडिट्स इन द ई ई एफ सी अकाउंट? अब परमिशेबल क्रेडिट्स क्या क्या होती हैं आपकी ई ई एफ सी अकाउंट में, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला पॉइंट है आपका कि इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, यानी इनवर्ड रेमिटेंस बाहर का पैसा जो अंदर आ रहा है नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू। बी दूसरा पॉइंट है एडवांस रेमिटेंस रिसीव्ड बाय एन एक्सपोर्टर, एडवांस रेमिटेंस जो रिसीव होता है एक्सपोर्टर को। सी तीसरा पॉइंट है पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, जो पेमेंट रिसीव होता है एक्सपोर्ट जो करते हैं गुड्स और सर्विसेज का भारत से। देखिए तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1 2 and 3। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन क्या, जब हम बात करें क्या परमिशनल क्रेडिट होगी ई एफ सी अकाउंट में, तो यहाँ पहला पॉइंट जो इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, ये बिल्कुल बात सही है। ये जो इनवर्ड पैसा जो आ रही है आपको, ठीक है, नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू, ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा एडवांस रेमिटेंस रिसीव्ड बाय एन एक्सपोर्टर, किसी भी तरह का एडवांस रेमिटेंस जो होता है एक्सपोर्टर को जो रिसीव होता है उससे आपका कमाई होगा, यानी वो भी आप रख सकते हैं। तीसरा हो जाएगा पेमेंट जो रिसीव होगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। मेनली अकाउंट इसी चीज़ के लिए खुलता है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको पैसा मिल सके, डॉलर में पेमेंट कर रहा है डॉलर में पैसा रिसीव हो जाए, यूरो में कर रहा है यूरो में रिसीव हो जाए, अगर येन में कर रहा है येन में रिसीव हो जाए।
पॉन्ड स्टर्लिंग में कर रहा है तो उसमें रिसीव हो जाए, इसके लिए मेनली खोला जाता है। तो तीसरा पॉइंट तो खैर है ही एक्सपोर्ट के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी का 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम NEFC। बोलते किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है क्या जब पैसा विड्रॉ करते हो फंड्स को, कहाँ से, EEFC अकाउंट से। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल इन रुपीज ऑफ फंड्स हेल्ड इन NEEFC अकाउंट। बोलते किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया विड्रॉल में जहाँ आप रुपीज ऑफ फंड्स में विड्रॉ करते जो आपका हेल्ड EEFC अकाउंट में। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, द अमाउंट विड्रॉन इन रुपीज शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू फॉरेन करेंसी एंड फॉर रिक्रेडिट टू द अकाउंट। बोलते जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं रुपीज़ में वो दोबारा से एलिजिबल नहीं हो पाएगा कन्वर्जन करने के लिए फॉरेन करेंसी में, या फिर रिक्रिएट कर पाएंगे उस अकाउंट को। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा बात या कौन सा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आपके लिए, सॉरी कौन सा रेस्ट्रिक्शन है या नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन दिया ओनली 1, बी ऑप्शन दिया ओनली 2, सी ऑप्शन दिया आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन दिया बोथ 1 एंड 2। जब हम विड्रॉल फंड्स की बात करें EFC में तो आपको दो ऑप्शन चुनना होता है, कोई भी दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। या तो आप चूज कर लो भाई किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, रुपये किसी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन हो जहाँ विड्रॉ करना है फंड्स को रुपये में EFC अकाउंट में, तो ये बात भी सही है। या फिर आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, जो भी अमाउंट विड्रॉ कर रुपये में वो एलिजिबल नहीं होगा कन्वर्जन इन फॉरेन करेंसी या फिर क्रिएटिंग टू अकाउंट। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं और दोनों में से कुछ एक ही लगेगा आपको, दोनों में से कुछ एक चूज कर सकते हैं। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आइदर 1 और 2, दोनों में से कुछ एक ही आप पर लगेगा, आपको चूज करना है अकाउंट ओपनिंग करने के समय। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर सॉरी, अब आएंगे हम लोग यहाँ पे दो तरह के हमारे पास कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक है इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमने बनाया हुआ इस प्रकार से कि आप इसको आराम से 22 घंटे के टाइम में ख़त्म कर सकते हैं, बहुत इजीली पेपर ख़त्म हो जाएगा। और इसको आप करते हैं यानी अगर आप एक दिन का भी समय अगर आप दे रहे हैं तो आराम से कोर्स खत्म हो जाता है और आराम से आप इसको करने के बाद 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा ज़्यादा डिटेल होती है, इसको करने के लिए आपके पास 5 दिन का समय देना होगा और ये देते हैं तो आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगी, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी की बात कर रहे हैं 6 महीने की वैलिडिटी है, और यहाँ जो वैलिडिटी की बात करें यहाँ लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। पेपर कोई भी करे ABM BFA रिटेल बैंकिंग करें सभी के दाम 1000 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये है। अगर ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibmedz.com, ईमेल ID हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।